नमस्कार, मैं सी आनंद बारपुते। आज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। तो ये जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, जिसकी लेटेस्ट जो गाइडलाइंस है ये मई 2022 में आई है और ये है जो पुरानी सभी गाइडलाइंस को सुपरसीड करेगी। तो ये गाइडलाइंस अभी लेटेस्ट है और ये समझने से पहले मतलब ये गाइडलाइन समझने से पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज क्लस्टर। तो क्लस्टर जो होता है कि क्लस्टर यानी समूह, यानी कोई भी जो एंटरप्राइजेस है वो अपने आप में एक समूह में आते हैं जिसके लिए कुछ कॉमन इश्यूज हो सकते हैं। जैसे कि समझो सराफा लाइन है कि सब लोग जो ज्वेलर्स है सब लोग इकट्ठे आते हैं और एक क्लस्टर बनाते हैं ज्वेलरी का। तो हो सकता है कि जो चेन बनाने का मशीन्स है या जो अलग अलग ज्वेलरी की मशीन्स है जो इंडिविजुअल ज्वेलर परचेस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ज्वेलरी इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है वो अगर वो इंडिविजुअल ज्वेलर नहीं कर पाता है तो एक ग्रुप 10-15 लोगों का ग्रुप मिलके वो कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो गवर्नमेंट उसको देता है 80 to 90% सब्सिडी देता है। यानी कुछ भी कॉमन फैसिलिटी सेंटर आप खड़े करते हो, सीएफसी जिसको बोलते हैं, और उसमें कुछ मशीनरीज लेते हो तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये मिला के 70+20 ऐसा करके 80 to 90% तक आपको सब्सिडी मिलती है। तो अगर इस विषय में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगर आपका एसोसिएशन है, कोई भी एक क्लस्टर बनाना चाहते हैं, तो ये गाइडलाइंस आपको बहुत महत्वपूर्ण है। आप ज़रा ध्यान देके अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्लस्टर की पूरी गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की साथ में समझ जाएगी। So, approach in cluster development. Ministry of MSME intends to bring harmony and alignment among its two cluster scheme of fund for regeneration of traditional industries, SFURTI, स्फूर्ति बोलते हैं। क्या है? स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, तो इसको बोलते हैं स्फूर्ति। तो इस स्फूर्ति को जो है, स्फूर्ति का जो क्लस्टर होता है वो अप टू 5 करोड़ होता है। एंड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको MSE CDP क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, विथ ईच अदर। द ऑब्जेक्टिव दैट ऑल द एंटरप्राइजेस operating within or near those clusters can become competitive vertically and horizontally। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्या होता है? वर्टिकल यानी एक ही प्रोडक्ट के नीचे 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 डीप में जाने का और वो प्रोडक्ट में प्रोफिशिएंसी हासिल करने का, इसको वर्टिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या है कि हम लोग मंगलसूत्र भी बना रहे, उसके साथ दूसरी भी ऑर्नामेंट्स बना रहे, मतलब हॉरिजॉन्टल यानी अलग 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 प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी के हर एक प्रोडक्ट, तो इसको हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऐसा डेवलपमेंट दोनों होने के लिए, इनेबल होने के लिए ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये बनाया गया है। द ऑब्जेक्टिव इज दैट ऑल एंटरप्राइजेस ऑपरेटिंग विद इन और नियर दोज क्लस्टर्स कैन बिकम कॉम्पिटिटिव वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली एंड improve the competitiveness of clusters across sectors and regions of the country। तो गवर्नमेंट का ये मेन उद्देश्य क्या है कि ये जो है कि ये कॉम्पिटिटिव बननी चाहिए इंडस्ट्री। तो ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री तो दिन ब दिन कंपटीशन का सामना कर रही, लेकिन वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में या स्टेट कॉन्टेक्स्ट में अपनी इंडस्ट्री जो है वो कॉम्पिटिटिव बननी चाहिए। उसके लिए कुछ कॉमन एक्सपेंडिचर अगर करना पड़े तो इसके लिए गवर्नमेंट सहायता देती। Though the scheme target different segment from artisans, traditional enterprises, village enterprises, micro and small enterprises to medium manufacturing enterprises, but the sole intention is to bring competitiveness and technology among enterprises, right skilling and linking the various efforts of government of India। तो इसमें ये जो है कि स्किल सेट भी अपने डेवलप होने चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आज की नई नई इंडस्ट्री में नए नए स्किल सेट आते, नए नए ऑर्नामेंट आते, नए नए टेक्नोलॉजी आती, वो सीखने का जो मैकेनिज्म है, ये सिखाने का, आपके आर्टिजन जो आपके यहाँ समझो एक ज्वेलरी शॉप है, उसके यहाँ 10 कारीगर काम करते, तो उनको नया टेक्नोलॉजी इनकलकेट करने के लिए, नया टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए कोई सेटअप उसके पास नहीं होता है। तो सेटअप होने के लिए अगर कॉमन एक आधा सेंटर बनाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर, तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो देखिए आगे पढ़ेंगे अपन। करंटली दीज आर ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अभी तो क्या है, इंडिपेंडेंट, हर एक जन अपना अपना दुकान चला रहा है।
एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, टीसीएस बोलते हैं, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर्स may act as a apex institutions for providing world class common facility services and skill development support to MSMEs. ये जो है टेक्नोलॉजी सेंटर्स है can contribute effectively in technology needs of the cluster development in the country. This requires integration of cluster scheme along with MSME technology centers to form a hierarchical pyramid. तो इसमें सबसे ऊपर आया है जो हायरार्की बनाई है, पिरामिड जो बनाया है, उसमें एमएसएमई टीसीज एंड टेक्नोलॉजी सेंटर्स, उसके बाद में एमएसई सीडीपी यानी जो है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अपर लिमिट कितनी है? 30 करोड़, अप टू 30 करोड़ होते हैं। और बाद में स्फूर्ति, स्फूर्ति के लिए अपर लिमिट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की अपर लिमिट है अप टू 5 करोड़ ओनली। तो अभी पढ़ेंगे रिवाइज गाइडलाइंस ऑफ एमएसई सीडीपी स्कीम, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम। These revised guidelines of MSE CDP are issued in supersession of the previous guidelines, यानी previous guidelines से भी ये आगे है। For all practical purposes, these guidelines will be the super guidelines as compared to previous, and encompasses inter alia, मतलब amongst others, the procedure and funding pattern, यानी प्रोसीजर क्या होगी और फंडिंग पैटर्न क्या होगा, गवर्नमेंट कैसे पैटर्न करे फंड देगी उसमें। दिस वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ गाइडेंस इन प्रोस्पेक्टिव मैनर। मिनिस्ट्री में अमेंड गाइडलाइंस ऑन नीड बेसिस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम, अभी ये स्कीम के मेनली ऑब्जेक्टिव्स क्या है? द स्कीम शैल हैव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स: टू एनहांस द सस्टेनेबिलिटी, competitiveness and growth of MSEs by addressing common issues such as improvement of technology, skill, quality, market access, etc. तो ये इंडस्ट्री के जो कॉमन इश्यूज है वो एड्रेस करने के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो एमएससी का है वो बनाया गया है। टू बिल्ड कैपेसिटी ऑफ एमएससीज, एमएसएमई की कैपेसिटी एनहांसमेंट करना है, कैपेसिटी बढ़ानी है। समझो आज अगर हम 10 ऑर्नामेंट बना पाते हैं तो 100 कैसे बना पाए, 20 कैसे बना पाए, 40 कैसे बना पाए, इसके लिए हमारा कैपेसिटी बूस्टअप करना है, कैपेसिटी बिल्डअप करना है। टू बिल्ड अप कैपेसिटी ऑफ एमएससीज एंड स्टार्टअप्स फॉर कॉमन सपोर्टिव एक्शन, कॉमन जो सपोर्टिव एक्शन है उसके लिए हमारा कैपेसिटी बिल्ड हो सकता है। यानी कुछ बहुत सा काम जो है वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर में अगर हो गया तो फिर छोटा मोटा काम जो है वो ही अपनी दुकान में करना पड़ेगा या अपनी इंडस्ट्री में करना पड़ेगा। थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, कंसोर्टिया, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री एसोसिएशंस, यानी एक कंसोर्शियम होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री एसोसिएशन होगी, तो ये सब मिला के जो क्या कर सकते हैं इसके लिए सीडीपी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर सकते हैं। टू क्रिएट अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इन न्यू एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया क्लस्टर, यानी जो फिलहाल जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज को बढ़ा सकते हैं क्या, इसके लिए भी ध्यान दिया है। टू सेट अप कॉमन फैसिलिटी सेंटर इन इंडस्ट्रियल एरिया फॉर टेस्टिंग, टेस्ट करना जरूरी होता है, टेस्टिंग की सारी मशीनरीज एक जगह नहीं होती, तो टेस्टिंग, ट्रेनिंग सेंटर्स, रॉ मटेरियल डिपो, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट, कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस। तो क्या क्या चीज इसमें आएगा कि कॉमन ट्रेनिंग सेंटर होगा, रॉ मटेरियल डेपो होगा, एक ही सबका एक रॉ मटेरियल डेपो होगा, इफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लांट होगा, कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोडक्शन प्रोसेस होगी, तो प्रोडक्शन प्रोसेस को कॉम्प्लीमेंट करने वाली कोई और प्रोसेस है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। Promotion of green and sustainable manufacturing technology for cluster so as to enable units switch to sustainable and green production process and products। तो आजकल एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है तो इसलिए ग्रीन प्रोडक्शन की बात हो रही। तो ग्रीन प्रोडक्शन मतलब जो अगर प्रीवियस प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई अगर ट्रेडिशनल प्रोसेस में कोई पोल्यूशन हो रहा है तो ये ग्रीन प्रोडक्शन प्रोसेस में जाने के लिए बढ़ावा देने के लिए भी गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज कर रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लस्टर, तो क्लस्टर की वैशिष्ट्य क्या है, क्लस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अ क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस, ये क्या है, ग्रुप है, लोकेटेड विद इन आइडेंटिफाइबल एंड कॉन्टिग्यूअस एरिया टू लार्ज एक्सटेंट और वैल्यू चेन दैट मे गो बियॉन्ड जोग्राफिकल एरिया एंड प्रोड्यूसिंग similar products, complementary products, services which can be linked together by common physical infrastructure facilities.
It may address their common challenges, which is the core reason to take up the project under the scheme. तो ये क्या है, एक सेम जोग्राफिकल एरिया में कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट और सर्विसेज में विच कैन बी लिंक्ड टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ लिंक किए जा सकते हैं, तो उसके लिए कॉमन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बिल्ड करता है। ठीक है। The essential characteristics of enterprise is in a cluster are similarity or complementary in the method of production। तो क्लस्टर में आने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ तो सिमिलरिटी है या कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे को, कि ये एक चीज बनाता है उसके ऊपर दूसरा आदमी कुछ बनाता है, उसके ऊपर तीसरा आदमी कुछ बनाता है। तो ऐसा एक तो कॉम्प्लीमेंट्री तो होना चाहिए या प्रोडक्शन प्रोसेस सिमिलर होनी चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग, एनर्जी कंजम्पशन, पोल्यूशन कंट्रोल, इसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी। Similar level of technology and marketing strategies, practices, similar channels for communication among members of cluster। तो इसमें कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए, उसका एक छोटा सा ग्रुप होना चाहिए और उसमें कम्युनिकेशन होना चाहिए, जैसे कि एसोसिएशन है या फिर कंसोर्शियम है, ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए। कॉमन मार्केट एंड स्किल नीड्स एंड कॉमन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी दैट द क्लस्टर फेसेस। तो कॉमन मार्केटिंग चैलेंजेस भी होते हैं, तो उसके लिए भी क्लस्टर की जो है सुविधा हम लोग ले सकते हैं। अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट है, दीज आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एमएससी सीडीपी। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में टू कंपोनेंट्स आते हैं। पहला कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, और दूसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आईडी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज मेनली रिस्ट्रिक्टेड फॉर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। यानी गवर्नमेंट जो है, जैसे कि गवर्नमेंट की एमआईडीसी या उनके जो स्टेट गवर्नमेंट है या उनकी जो महामंडल है, वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट पार्टी, प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री नहीं है, वो काम सिर्फ गवर्नमेंट करेगी। लेकिन कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जिसको सीएफसी कहा जाता है, उसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स आर इनवाइटेड। ठीक है। वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इनवाइटेड है। सेक्शन 8 कंपनी वो एसोसिएशन की फॉर्म करेंगी, जिसके मेंबर्स होंगे, उनका कुछ स्टेक होना चाहिए, उसमें कुछ शेयर्स लेने चाहिए उन्होंने। तो डिटेल गाइडलाइंस हम लोग देखेंगे, पर ये ध्यान में रखना है कि हमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर पे फोकस करना है आज के सेशन में, क्योंकि कॉमन फैसिलिटी सेंटर को ही प्राइवेट प्लेयर अलाउड है और उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही, वो भी करीब करीब 80 to 90%। कैसी कैसी सब्सिडी दे रही हम लोग देखेंगे कि ये फंडिंग पैटर्न कैसा है। तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर अप टू 5 करोड़ टू 10 करोड़, म्हणजे 5 करोड़ टू 10 करोड़, अगर आपकी कॉमन फैसिलिटी सेंटर की कॉस्टिंग जो है 5 से 10 करोड़ के बीच में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देगी 70%, स्टेट गवर्नमेंट देंगी 20%, और आपका यानी एसोसिएशन जो कॉमन कंपनी होगी आपकी, उसका शेयर होगा सिर्फ 10%। यानी अगर 5 से 10 करोड़ अगर आपका जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको कितनी सब्सिडी मिल रही, करीब करीब 90%, 70 + 10, यानी सिर्फ 10% आपको खर्चा करना है। अच्छा, कॉमन फैसिलिटी 10 करोड़ के ऊपर जाती है लेकिन 30 करोड़ के नीचे आती है, यानी सीएफसी सेंटर का आउटले इन्वेस्टमेंट जो है सो अबाउट 10 करोड़ बट बिलो 30 करोड़ रहेगा। तो गवर्नमेंट शेयर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर थोड़ा सा कम करेगी, वो अपना शेयर करेगी 60%, स्टेट गवर्नमेंट का 20% ही रहेगा, और हमें जो है हमारे एसोसिएशन को जो लागत लगानी है वो है 20%, यानी 60 + 20 यानी 80% सब्सिडी मिलेगी, और 20% जो है व्यापारी लोगों को, जो अपने इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको खुद को लगाने पड़ेंगे। तो कॉमन में हर एक का शेयर कम कम आएगा उसमें, तो ये चीज़ है। अच्छा, 5 करोड़ के नीचे है तो क्या, 5 करोड़ के नीचे मैंने पहले ही बताया कि 5 करोड़ के नीचे अगर आपका सीएफसी का कॉस्ट जाता है तो आप स्फूर्ति स्कीम में जाइए, ये एमएसी सीडीपी स्कीम में मत आइए। ठीक है। तो स्फूर्ति स्कीम में भी ऐसी टाइप का जो है फंडिंग पैटर्न है। अच्छा, अभी दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है इस पर, हाँ, ये जो यही चीज जो है जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में है तो फंडिंग पैटर्न क्या है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, या फिर जहाँ पे माइक्रो स्मॉल एंड वुमन एंटरप्रेन्योर्स है, या SC/ST ओल्ड यूनिट्स है, और जहाँ पे 50% से ज़्यादा स्टेक होल्डर जो है वुमन का या SC/ST कैटेगरी का है, तो उनके लिए फंडिंग पैटर्न ऐसा है कि 5 से 10 करोड़ अगर लागत होगी आपकी सीएफसी की, कॉमन फैसिलिटी सेंटर की,
तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर देगी 80%, स्टेट गवर्नमेंट देगी 15% और खुद को डालना है 5%, यानी 10 की बजाय 5% डालना है। और अगर ये जो 10 से 30 करोड़ के बीच में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 70 करोड़ और स्टेट गवर्नमेंट देगी 15%, 70%, 15% और खुद को डालना है 15% इंस्टेड ऑफ 20%। तो 5% का एक CFC में आपको सब्सिडी जो है स्पेशल कैटेगरी को ज़्यादा दी है। अभी जो है कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि 30 करोड़ के ऊपर भी हमको अगर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो समझो एक फार्मास्यूटिकल लोगों का एसोसिएशन है और बड़ा यूनिट बनाने का है, सबको मिलके कुछ सलाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सलाइन सबको लगते हैं, सब हॉस्पिटल्स को, तो सलाइन वाला डालना है। तो अभी ऐसे केसेस में जो है कि कॉमन फैसिलिटी जो है वो कितना है, सो 30 करोड़ के ऊपर भी प्रोजेक्ट की लागत जा सकती है। तो उसमें कैसे रहेगा, तो गवर्नमेंट तो भैया 30 करोड़ एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट देख के उसका फंडिंग करेगी। जैसे 70 प्लस मैंने बताया कि 60 प्लस 20 यानी 80% देंगी, यानी समझो 30 करोड़ का जो 80% कितना आता है, करीब करीब 24 करोड़ आता है। तो 24 करोड़ गवर्नमेंट देगी और बाकी सारा पैसा जो है 30 के ऊपर भी जितना लगता है वो आपको खुद को जुटाना होगा, यानी आपकी जो एसोसिएशन है, ये डॉक्टर लोगों की, टेलर लोगों की, जो भी एसोसिएशन है उनको जुटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो अभी प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीज रहेगी। नॉर्मली प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग लेस देन 5 करोड़ वुड नॉट बी कंसिडर्ड अंडर दिस स्कीम। तो मैंने पहले ही बताया, सच प्रोजेक्ट may be considered under Spurti as per the respective scheme guidelines. The government of India will not give any grant for preparation of detailed project report. However, नहीं, उसका पहले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा सीए से। तो ये जो है इज सम इक्वल टू 4% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट नॉट एक्सीडिंग 50 लाख will be considered as contribution by the state government or special purpose vehicle, यानी जो एसोसिएशन बना रही है स्कीम, as the case may be, towards this purpose including consultancy charges to technical institutions etc. from conceptualization stage to operational handholding support under the project with the approval of state level steering committee SLSC. तो यानी जो आपको इनिशियल एक्सपेंडिचर आता है जिसको प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है, स्कीम के गाइडलाइंस डिटेल में स्टडी करने पड़ते हैं, टेक्निकल कंसल्टेंसी लगानी पड़ती है, सर्वे करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें जो इसको प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, प्री यूनिट चालू करने से पहले जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट के तहत पकड़ा जाएगा, लेकिन कितना, अप टू 4% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और 50 लाख विच एवर इज लोअर, यानी 4% जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट में जो है वो कॉस्ट प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर के लिए आप रख सकते हो। वो एक तो वो एसोसिएशन का शेयर पकड़ा जाएगा जो कॉमन एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल, यानी जो एसोसिएशन या सेक्शन 8 कंपनी ये सबको इकट्ठा लाके ये काम कर रही, उसका पकड़ा जाएगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का वो शेयर पकड़ा जाएगा। इसमें जो स्टेट लेवल जो है कमिटी है उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। The state government can also use such amount as mentioned in para 9.c above for hiring of the state PMU for implementation and monitoring of MAC CDP scheme in the state. The PMU shall be hired by state through a competitive bidding process. ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है, पीएमयू है ना, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट जो है, तो ये जो है वो हायर करना पड़ेगा, और उसके लिए जो नीड है, उसके लिए जो कॉस्टिंग लगता है वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया है। मीडियम एंड लार्ज मदर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स वेदर इन द पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज, other major buyers of the product manufactured by MACs in the cluster, commercial machinery suppliers, raw material suppliers and business development services BDS providers contributing the provisioned state government share in the project will be allowed to use a sum equivalent to 4% of the project cost not exceeding 50 lakh towards preparation of DPR, detailed project report, including consultancy charges to technical institutions etc. from conceptualization stage to operational hand-holding support under the project
through implementing agency and it will be considered as contribution by them. तो ये जो एक्सपेंडिचर है कंसल्टेंसी पे, इसको गवर्नमेंट ने अभी रिकॉग्नाइज किया है. The cost of project for common facility center CFC includes cost of land to a maximum of 25% of the project cost. तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि जो CFC है, CFC में आप लैंड भी ले सकते हो, लेकिन जो टोटल प्रोजेक्ट कंपोनेंट है, समझो आपका टोटल प्रोजेक्ट कंपोनेंट है 10 करोड़, तो 10 करोड़ में लैंड जो है वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा की नहीं चाहिए. अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा हुई तो आप ले सकते हो बेशक, लेकिन आप बियर करो. गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए क्या देगी, तो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट आउटले है तो उसमें अप टू 25% यानी 2.5 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ट्रीट करेगी. वो लैंड के लिए अगर आपने खर्चा किया है तो वो कॉस्ट भी इसमें कंसिडर किया जा सकता है. तो कॉस्ट ऑफ लैंड, ठीक है. बिल्डिंग, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी सिर्फ लैंड नहीं, बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी, यानी कॉमन ट्रेनिंग सेंटर बनाना पड़ेगा, कॉमन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना पड़ेगा. तो ऐसी चीज़ें के लिए बिल्डिंग भी लगेगी, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस लगेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लगेगी, मशीनरी लगेगी, इक्विपमेंट लगेगी, मिसलेनियस फिक्स्ड एसेट्स लगेगी, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर सप्लाई लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल, तो उसको भी कॉमन में आप चीज़ें करोगे उसको भी वर्किंग कैपिटल लगेगा. तो द मैक्सिमम अलाउड कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्री ऑपरेटिव एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शेल बी 2% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट. यानी प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट से 2% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए. Whereas the maximum allowed contribution towards margin money for working capital shall be based on actual but less than 25% of working capital requirement for first year. यानी जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% जो है वर्किंग कैपिटल हो सकता है, उससे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं हो सकता है. देखिए पढ़ेंगे वापस उसको क्या है. For working capital shall be based on actual but less than 25% of the working capital requirement for first year. The maximum allowed contribution towards pre-operative and preliminary expenses will be 2% of the project cost. Whereas the maximum allowed contribution towards margin money for working capital shall be based on actual but less than 25% of the working capital requirements for first year. The state government industrial park development agency corporation may submit detailed project report along with land details of the project to concerned MSME development institution for first hand analysis of the project. तो फर्स्ट हैंड एनालिसिस में क्या है कि लैंड चाहिए और डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए. ये दो, कम से कम ये दो चीज़ें चाहिए, तो भी जो है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देके अप्रूवल प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है. The CFC should be housing inland housing owned by the SPV, यानी एक तो खुद की चाहिए जमीन या फिर परचेस कर सकते हैं, एक्वायर्ड थ्रू कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स, मेंबर का कंट्रीब्यूशन लेके एक्वायर कर सकते हैं. CFC कैन बी सेट अप इन लीज्ड प्रीमाइसेस आल्सो. हाउएवर द लीजिंग जो टेन्योर है वो 25 साल से ज़्यादा चाहिए. द लैंड बिल्डिंग ओनरशिप लीज्ड related documents including non-agriculture conversion if applicable must be submitted along with DPR. अगर कोई लैंड लिया आपने और उसका अगर ये प्रावधान रहा कि उसको एनए वगैरह करवाना पड़ेगा, नॉन एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, तो वो भी करके ही आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा. अभी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट. डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? इट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसपीवी, स्पेशल पर्पज व्हीकल, यानी एसोसिएशन, सेक्शन 8 कंपनी जो ये पूरा ग्रुप को इकट्ठा लेके करके चल रही है, तो उसको एसपीवी बोलते हैं, स्पेशल पर्पज व्हीकल. इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसपीवी यानी सेक्शन 8 कंपनी, एसोसिएशन जो भी है, और स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर अ डीपीआर. तो उनकी जिम्मेदारी है डीपीआर प्रिपेयर करना, करवा लेना, ठीक है. The DPR should clearly establish how the CFC will improve the competitiveness of the MSE unit in cluster and should be aligned with their common aspirations of enterprises. तो DPR में क्या चाहिए कि DPR में ये चाहिए कि भाई ये DPR मतलब CFC बनाने से क्या ऐसी चीज हो जाएगी जिससे आपका कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ेगा, कैसा मतलब बढ़ सकता है, तो इसमें आपने डिटेल में लिखना चाहिए, ठीक है. दिस शुड क्लियरली एस्टेब्लिश द डीपीआर थ्रू अ क्रेडिटेबल मार्केट स्टडी सर्वे विच कैन बी डन बिफोर डीपीआर स्टेज और अलोंग विथ इट. तो एक डिटेल मार्केट सर्वे भी आपने करना चाहिए
जिसकी वजह जिससे आपने प्रूव करना चाहिए ऑन डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट कि भाई इससे मतलब ये सीएफसी का काम करने से, कॉमन फैसिलिटी सेंटर का काम करने से जो उस एरिया की जो क्लस्टर में जो यूनिट्स आते हैं, छोटे छोटे एंट्रप्रेन्योर्स आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, तो उनकी बड़ी सुविधा होगी और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, है ना। माल किधर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जा पाएंगे, किधर भेज पाएंगे। समझो एक छोटे से गांव में वो काम कर रहे हैं तो वहां से मार्केट का दायरा बना पड़ेंगे, तो उसको जस्टिफिकेशन एक देना पड़ेगा। डीपीआर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एसपीवी और एनी क्वालिफाइड एजेंसी। अब डीपीआर तो मतलब वो एसपीवी यानी खुद तो नहीं करेगी, वो किसी से बनवा लेगी। तो एनी क्वालिफाइड एजेंसी एज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और एजेंसीज एम्पेनल्ड इन एनी स्कीम of Ministry of MSME would be eligible to prepare the DPR under the scheme also। ठीक है, तो वो डीपीआर जो है उनकी जो वो बनाएंगे। There should be sufficient awareness at the time of DPR formulation and feasibility study for the proposed CFC in the local cluster। क्या है, देयर शुड बी सफिशिएंट अवेयरनेस। उसमें जो है वो आपका जो एरिया में आप जहाँ पे सीएफसी बना रहे हो उसमें थोड़ा अवेयरनेस भी क्रिएट करने की जरूरत है एट द टाइम ऑफ डीपीआर फॉर्मुलेशन एंड फिजिबिलिटी स्टडी फॉर द प्रपोज्ड सीएफसी इन द लोकल क्लस्टर, कि भाई ऐसा कुछ बनने जा रहा है, ये अवेयरनेस भी क्रिएट करना पड़ेगा। Copy of the DPR should be submitted simultaneously at the state level screening committee and MSME DIs so as to avoid time in processing। तो उसका जैसे ही डीपीआर बन जाता है इमीडिएटली आप स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी जो है उसको या एमएसएमई के जो डायरेक्टर इंडस्ट्रीज होते हैं उनको भी एक कॉपी उसको डीपीआर का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का देना पड़ेगा। A suggestive format for DPR is indicated in the annexure of these guidelines. The DPR should also provide following details of the member MAC। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में और एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो देनी पड़ेगी। क्या है, तो वो चीज़ ऐसी है कि जो लोग मिलके ये बना रहे हैं, सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं, ये कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल बना रहे, तो उनका पहले नाम उनका कि नेम ऑफ द एमएसी। तो जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस उसका नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरी है, क्या है। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यानी सबको पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब इनकॉर्पोरेट हुई है। नेम ऑफ द प्रमोटर यानी प्रमोशन कब चालू हुआ है, ये प्रमोटर क्या है, उसका नाम क्या है, पार्टनर है तो कितने पार्टनर है, क्या नाम है उनके। टर्नओवर ड्यूरिंग लास्ट एफवाई में उसका टर्नओवर कितना था, और प्रपोज्ड कंट्रीब्यूशन टू सीएफसी यानी कॉमन फैसिलिटी सेंटर में उनका कंट्रीब्यूशन यानी शेयर कैपिटल कितना ले रहे। भले ही सेक्शन 8 कंपनी है लेकिन शेयर्स तो लेने पड़ेंगे तो शेयर्स कितना ले रहा है वो भी बताना। SPV and measures to ensure लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ द मेंबर्स। तो मेंबर्स की जो है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने के लिए एसपीवी ने क्या करना चाहिए। देयर शैल बी एसपीवी फॉर अ प्रोजेक्ट फॉर सीएफसी विच वुड बी अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ सिक्किम। यानी सिक्किम स्टेट छोड़ के बाकी सभी लोगों को सेक्शन 8 कंपनी के तहत इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सिक्किम स्टेट में जो है तो ट्रस्ट फॉर्म में या सोसाइटी फॉर्म में या कोऑपरेटिव फॉर्म में भी ये हो सकता है, लेकिन बाकी जगह पे सेक्शन 8 कंपनी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे शेयर्स कितने, इसने कितने शेयर्स लिए, उसको कितने वोट है वो एक दिए वाले रहते हैं, तो इसलिए वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको वो एसपीवी फॉर्म करनी है। तो एसपीवी may take efforts to increase the number of members, shareholders, to ensure the CFC is a collective initiative and is able to meet the aspirations of higher number of units। अभी ये SPV है, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं। क्लस्टर यानी यहाँ के मिनिमम 10, 20, 50 इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर सर्व करता है तो इसको क्लस्टर माना जाएगा। कम से कम 10 लोगों को, 20 लोगों को तो उसने सर्व करना चाहिए। तो इसलिए ये जो है ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, तो कॉमन लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी उसमें चाहिए। तो ये जो एमएससी की जो लिस्ट मैंने बताई कि जो एमएससी इज इन्वॉल्व इनटू फॉर्मुलेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, ये कम से कम कितने चाहिए। द एसपीओ में टेक एफर्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर तो उन्होंने बढ़ाने ही चाहिए। तो मिनिमम 20 एमएससी स्टार्टअप ग्रीनफील्ड एमएससी एफपीओज फॉर सीएफसी विद द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ अबाउट 10 करोड़ एंड अबाउट। अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 करोड़ के ऊपर है तो कम से कम 20 मेंबर आपको चाहिए, और प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 10 करोड़ के नीचे है तो 10 मेंबर का भी आपका जो है अंडरस्टैंडिंग हो सकता है।
पर आपने ये कोशिश करनी चाहिए उसके मेंबर बढ़े, तभी तो इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। ये सब्सिडी कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को नहीं दे रहे, पर्टिकुलर यूनिट को नहीं दे रही, ये सब्सिडी कॉमन फैसिलिटीज के लिए दे रहे। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कॉमन लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी रहे, वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रहे, और उसका शेयर होल्डिंग सबको जो है वो रहना चाहिए, सबका फाइनेंशियल और मैनेजरियल इन्वॉल्वमेंट उसमें होना चाहिए। तो उसके मेंबर्स बढ़ाने की भी कोशिश वो वहाँ से एसपीवी ने करनी चाहिए। The minimum contribution from members from the brought in the SPV by way of equity capital in order to bring more sense of ownership, which would have direct bearing on the higher success of the CFCs. Any contribution higher than the minimum contribution could be by way of unsecured interest-free loan. अगर शेयर कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना है, तो आप अनसिक्योर्ड लोन के फॉर्म में आप वो जो सेक्शन 8 कंपनी उसमें दे सकते हो। मिनिमम नंबर direct contribution for the project could be 10% of the project cost of CFC with project cost less than 10 करोड़। तो इसमें 10 करोड़ के नीचे है तो 10% तो आपका कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, और अगर 10 करोड़ के ऊपर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो 20% तो प्रोजेक्ट कॉस्ट की आपने वो बियर करनी चाहिए कॉमन। रजिस्टर्ड इंडस्ट्री एसोसिएशन हैविंग मोर देन 500 MAC मेंबर्स could be allowed to become member or sponsored for the CFC SPV. However, the association would directly not hold more than 26% in SPV, and they will have to ensure the minimum number of direct member contribution as mentioned above. तो बड़ा बड़ा जो एसोसिएशन रहता है जिसमें 500 से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एसपीवी में जो है उनका स्टेक जो है 26% से ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स यहाँ पे इनकरेज किया जाते हैं। दिस विल इनडायरेक्टली एनकरेज एसपीवी टू वर्क फॉर अ लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स के लिए काम करने के लिए यहाँ पे इनकरेज किया जाता है। इंश्योरिंग कमिटेड लीडरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसमें जो है अभी ये क्या है, जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी कॉमन एमआईडीसी जैसा सिचुएशन है यहाँ पे, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का इफिशियंसी आना चाहिए। It is expected that SPV should have efficiencies of a private management setup. The board of SPV should have member directors, all of whom are in the industry related to CFC. CFC के related industry में का जो है वही board होना चाहिए, board है ना, board of directors. One member should be professional from the management institute or an experienced professional. यानी एक तो उसने MBA के वाला चाहिए, यानी प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए, उसको एक्सपीरियंस, अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए इंडस्ट्री चलाने का, तो ही उसको वो बोर्ड पे एक मेंबर कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए। इंडस्ट्री एसोसिएशन कैन हैव नॉट मोर देन 1 मेंबर एज ऑन द बोर्ड। अगर एसोसिएशन बनाती है तो वो लोग एसोसिएशन की तरफ से एक ही मेंबर बोर्ड पे भेज सकते हैं, ज़्यादा नहीं। द बोर्ड स्ट्रक्चर शुड बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ डीपीआर। डीपीआर में ही आपका बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो देना चाहिए। अ प्रॉपर प्लान for running the day-to-day operations of the CFC would be made by the leadership team. One full-time head of operation should be identified and hired before disbursement. Disbursement से पहले एक वहाँ पे मैनेजर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैनेजर नहीं होगा वहाँ पे तो किसके साथ बात करेगा गवर्नमेंट, तो इसके लिए एक मैनेजर फुल टाइम जो है वहाँ पे रहना चाहिए। द SPV would be subject to performance and financial audit. उसका हर साल ऑडिट करवाना पड़ेगा, जो है उसका क्या है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब बनाना पड़ेगा। The SPV should have formal engagement with a reputed technical institution, management institution, research institution, technology centers, etc. while formulating the CFC vision and plan, preferably during operation period also. ऑपरेशन के दौरान ही बड़े बड़े जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन होते हैं, टेक्निकल स्किल होल्डर्स होते हैं, उनके साथ उन्होंने एसोसिएशन एस्टैब्लिश एसपीवी ने करनी चाहिए। द एसपीवी शुड प्रिफरेबली हैव इंडस्ट्री लिंकेज विथ लार्ज बायर्स एंड डिमांड एग्रीगेटर्स। तो उसका एक लिंकेज भी होना चाहिए। किसके साथ लिंकेज होना चाहिए? बड़े बायर्स के साथ, या इंडस्ट्री एग्रीगेटर्स जो होते हैं ना, तो एग्रीगेट करते हैं सबका माल इकट्ठा करके एकदम बड़ा माल करके भेजते हैं एक्सपोर्ट में वगैरह। तो ऐसे इंडस्ट्री एग्रीगेटर्स या बड़े जो बायर्स होते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ लिंकेज भी बनाना चाहिए, ठीक है। कंसल्टेंट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड सप्लायर्स should not be related to SPV in terms of ownership or management and may not provide loans to SPV or members of SPV for carrying out the project.
इट इज टू एंश्योर प्रॉबेबली ऑनेस्टी एंड डिसेंसी, है ना। प्रॉबिटी, प्रॉबिटी यानी क्या होता है, ऑनेस्टी एंड डिसेंसी, यानी ऑनेस्ट भी रहना चाहिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में, और थोड़ा बिहेवियर जरा डिसेंट भी होना चाहिए। तो ये दोनों जो चीज जो है वो मैनेजमेंट में चाहिए, उसको बोलते हैं प्रोबिटी, PROBITY, इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो उन्होंने जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट जो भी 80-90% ग्रांट दे रही, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने का कॉम्पिटेंस वो मैनेजमेंट में चाहिए। द SP लिंकेज, हाँ, द अबव पैरामीटर्स आर की क्राइटेरिया फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट। ये की चीज है, ये तो रहनी चाहिए। क्रेडिट लिंकेजेस फॉर द प्रोजेक्ट, preference would be given to project which have bank loan component at least 10% of the project cost। तो इसमें जो है, जो बैंक लोन होगा तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। हालांकि 80-90% गवर्नमेंट ही दे रहा है, तो एक 10% बचता है, वो भी अगर तुम लोन से ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे लोन कितना बोला कि 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, वो थोड़ा सा लोन कॉम्पोनेंट रहा तो अच्छा है, ठीक। तो बैंक लोन में बी एलिजिबल फॉर क्रेडिट गारंटी टू SPV अंडर द अम्ब्रेला ऑफ CGT MSME। तो CGT MSME स्कीम में भी ये लोन ले सकते हैं। Public sector banks, private sector banks, as well as cooperative banks would be eligible to get themselves registered with CGT MSME as per the standard guidelines। अभी नई जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से कोऑपरेटिव बैंक भी CGT MSME के स्कोर में आ गई है। द गारंटी would also cover future upgradation, replacement of plant and machinery cost। तो इसमें थोड़ा सा फ्यूचर अपग्रेडेशन जो है करना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी में, उसका भी एक छोटा सा गारंटी होना चाहिए। द गारंटी स्कीम would also cover the working capital requirement for existing CFCs which has been approved under the earlier scheme of MSCCDP। तो पहले स्कीम में अगर कोई अप्रूवल हुआ है तो उसको भी ये स्कीम एप्लीकेबल होगी, तो उसके डिटेल्स जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उसके देनी पड़ेगी। The following documents will be required for placing CFC proposal for final approval of National Project Approval Committee। तो इसकी जो इंस्पेक्शन करेगी कौन करेंगे, नेशनल अप्रूवल कमेटी करेगी। पहले तो स्टेट लेवल से स्टीयरिंग कमेटी करेगी, उसके बाद नेशनल लेवल CFC करेगी। तो वो दोनों के लिए डॉक्यूमेंट का सेट तो एक ही लगने वाला है। क्या लगने वाला है, तो ये है DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोफार्मा एज पर एनेक्सर 3, जो प्रोफार्मा में दिया है उसके हिसाब से DPR बनाना है। प्रोजेक्ट अप्रेजल रिपोर्ट, तो प्रोजेक्ट अप्रेजल रिपोर्ट एक बनाना है। रजिस्टर्ड लैंड डॉक्यूमेंट इफ इन वर्नैकुलर लैंग्वेज देन इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन। तो जो है लैंड की रजिस्ट्री देनी पड़ेगी। अब लैंड की रजिस्ट्री होती है गुजराती में, मराठी में, कर्नाटक, तेलुगु, उसमें तो वो भाई चेंज करके आपको इंग्लिश में बना के देनी पड़ेगी, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर है। वो IAS जो है वो बिहार यूपी से आए वाले रहते, वो साउथ इंडिया से भी आए वाले रहते, उनको अपना गुजराती मराठी मालूम नहीं। तो इसके लिए आपका जो लैंड का रजिस्ट्री है वो ट्रांसलेशन करके देना पड़ेगा। फिर SPV रजिस्ट्रेशन एज सेक्शन 8 कंपनी, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका, उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। जियो टैगिंग यानी गवर्नमेंट ऊपर से सैटेलाइट से देखेंगे प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है क्या नहीं, तो उसका एक जियो टैगिंग भी आपको देना पड़ेगा। स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी रिकमेंडेशंस अलॉन्ग विद द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, स्टेट लेवल की स्टीयरिंग कमेटी की मिनट्स लगेंगे। फिर स्टैचूटरी कंप्लायंसेस लगेंगे, जो भी स्टैचूटरी कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, ROC का रिटर्न भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तो जो भी स्टैचूटरी कंप्लायंसेस है वो करने पड़ेंगे। सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंप्लायंस ऑफ GFR CBC गाइडलाइंस फॉर्मेट एट एनेक्चर। तो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कंप्लायंसेस जो है GFR यानी जनरल फाइनेंशियल रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसकी CBC गाइडलाइंस होती है, वो कंप्लाई किए हैं, बल्कि उसका एक सर्टिफिकेट एक लगेगा, उसका एनेक्चर दिए गए हैं। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट रिलीज। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, सेटिंग अप ऑफ CFC। तो CFC सेटिंग अप कौन कर सकता है, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री, MSME, NSIC, KVIC कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंगेज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ द MSC सेक्टर कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एनी अदर इंस्टीट्यूशन एजेंसी अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME। जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने अप्रूव की है, ऐसी कोई भी जो है कंपनी जो है, एजेंसी जो है, वो
सीएफसी इंस्टॉल कर सकती है। यानी जो सेक्शन 8 कंपनी मैंने बोला कि एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल प्राइवेट सेक्टर में हमें बनाना है और वो बना के एमएसएमई डिपार्टमेंट से उसका अप्रूवल अगर मिल गया तो वो लोग भी सीएफसी यानी कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हाउएवर इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज ओनली, तो इसलिए उसमें हमने को जाना नहीं है। Funds will be released to implementing agency in 3 installments in the ratio of 50:40:10। यानी फंड रिलीज होगा, पहले 50% रिलीज होगा, फिर 40% रिलीज होगा, फिर 10% रिलीज होगा। आफ्टर फाइनल अप्रूवल डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्लीमेंटिंग प्लान प्रोग्रेस मेड रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स लास्ट इंस्टॉलमेंट्स will be on the reimbursement basis. CFC project will with no state government fund or land and building support may be implemented by institutions of the Ministry of MSME. तो CFC project with no state government fund or land and building support may be implemented by institutions of ministry। तो वो जिसको कोई सपोर्ट नहीं उसको तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी उसको। MSME DIs Director of Industries will not be fund receiving agency and in such cases funds will be handled to other institutions। तो गवर्नमेंट का चीज़ है, गवर्नमेंट को देगा, कैसे देगा आपने क्या करना है। Funds will be released only after completion of building not less than 80% as per the submitted building plan। तो जो बिल्डिंग कंप्लीट होनी चाहिए। अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन बाय एसपीवी, उसका एसपीवी का अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन वो भी बैंक अकाउंट में आना चाहिए। प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन बाय द मदर यूनिट और अदर अलाउड कंट्रीब्यूशंस एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी थ्रू ई टेंडरिंग एज पर जीएफआर। तो जैसा होगा वो हिसाब से कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए वो फंडिंग होगा। द फंड्स विल बी रिलीज टू द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बैंक ऑफ implementing agency in public sector banks or any other bank as allowed by Ministry of Finance, Government of India. The interest accrued on Government of India grant in the project specific bank account is to be returned back to Government of India। तब तक अगर प्रोजेक्ट में कुछ इंटरेस्ट वगैरह जमा होता है, आपका गवर्नमेंट की ग्रांट आ जाती है, आप खर्चा नहीं करते हो तो इंटरेस्ट जमा होता है, तो इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट को रिटर्न करना पड़ेगा। Implementing agencies have to submit utilization certificate for Government of India grant timely before the release of next installment and final utilization certificate within 3 months of completion of the project। प्रोजेक्ट कंप्लीशन के इमीडिएट बाद जो है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। ए रजिस्टर्ड ट्राई पार्टी एग्रीमेंट अमंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यानी जो एसपीवी एंड द एसपीवी शैल बी साइंड फॉर सीएफसी प्रोजेक्ट। द फॉर्मेट ऑफ एग्रीमेंट इज गिवन इन एनेक्चर 4। तो एनेक्चर 4 में जैसे दिया है वो हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, एसपीवी और जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ये सब का बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो लिख करके साइन करके वो भी गवर्नमेंट को भेजने पड़ेंगे। In case where building construction cost is fully borne by SPV, the building may be constructed by SPV as per the building plan approved by the competent authority, local administration. The quality and valuation of the total cost of building is to be certified by chartered civil engineer। तो chartered civil engineer ने जो है वो उसकी सर्टिफिकेशन देनी चाहिए। बिल्डिंग अगर बनाई है आपने, आपके कॉन्ट्रीब्यूशन से बनाई या गवर्नमेंट के पास से के पैसे लेकर के बनाई, तो उसके जो रिलेवेंट अथॉरिटीज़ है बिल्डिंग अप्रूव करने वाली, उनका परमिशन ये वो सब जोड़ना चाहिए। द मैक्सिमम परमिसेबल ब्रांचेस, अभी ये जो है एक सीएफसी कॉमन फैसिलिटी सेंटर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ब्रांचेस बना सकता है? 4 ब्रांचेस। जैसे कि समझो एक डिस्ट्रिक्ट है लातूर डिस्ट्रिक्ट में एक सीएफसी बना रहे, बहुत बड़ा सब दाल मिल का एक सीएफसी बना रहे, तो जहाँ पे जो है दाल मिल की जो इंडिविजुअल दाल मिल वाले हायर नहीं कर सकते, ऐसी मशीनरी वहाँ पे ली जाएगी, तो उसके 4 ज़्यादा ब्रांचेस बना सकते हैं। कहाँ पे समझो एक उदगीर है, एक अहमदपुर है, जो बड़े मार्केट है उसमें 4 ब्रांचेस वो लोग बना सकते हैं। तो लेकिन प्रेफरेबली हम सजेस्ट करेंगे कि ब्रांच फॉर्म में इसमें ना जाए, जो क्लस्टर है अपना जोग्राफिकल एक एरिया में उसी में जा करके अपना क्लस्टर बनाएं। टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है कि कितने समय सीमा में ये करोगे। तो मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि समय सीमा में काम करो, तो समय सीमा दी गई है। द प्रोजेक्ट हैव टू बी कंप्लीटेड विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑर्डर ऑफ द प्रोजेक्ट बाय एनपीएसी। नेशनल प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी ने अप्रूवल देने के बाद 18 महीने के अंदर आपने ये प्रोजेक्ट फिनिश करना चाहिए।
अगर फर्दर एक्सटेंशन यानी अभी 18 महीने में हुआ ही नहीं तो और एक्सटेंशन चाहिए तो ठीक है, एक्सटेंशन भी मिल सकता है, लेकिन उसका प्रोसीजर है। अगर 3 महीने एक्सटेंशन चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट दे सकता है। अगर 3 महीने से ज़्यादा एक्सटेंशन चाहिए तो ASNDC MSME के जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे दे सकते हैं। अगर 12 महीने का एक्सटेंशन चाहिए तो नेशनल प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी ही दे सकती है, और इससे ज़्यादा अगर एक्सटेंशन चाहिए तो मिनिस्ट्री से ही होगा, MSME की मिनिस्ट्री ही देगी, मिनिस्टर साहब देंगे उसको। तो इसके लिए जो है 18 महीने के अंदर कंप्लीट करना अपना प्रोजेक्ट, अपने पास पूरा रेडी आइडिया रहना क्या लेना है क्या नहीं, उसका पूरा कोटेशन ऑर्डर सब इमीडिएट 18 महीने के अंदर फिनिश करना। कभी भी अच्छा टाइम डिले नहीं होगा और अपने को झंझट नहीं करेंगी, झटपट सब्सिडी भी आ जाएगी। द टाइम एक्सटेंशन आफ्टर 3 months from the date of issuance of the final approval letter, however, may be subject to a reduction of government of India share up to 10%, which is to be borne by the SPV as additional contribution if delay are due to reasons attributable to SPV। तो मैंने जैसे बताया था कि वही डिले तो पसंद नहीं है गवर्नमेंट को, अभी नई गवर्नमेंट है उनको पसंद नहीं है ये गवर्नमेंट इसको डिले मिले, तो डिले अगर हो गया तो 10% तुमको पेनल्टी लग सकती है जो आपको खुद की जेब से भरनी पड़ेगी, यानी जो SPV है उसको 10% शेयर खुद का बढ़ाना पड़ेगा। The reason attributable to SPV and the quantum of reduction of Government of India share will be recommended by the designated committee of the officers। तो रिलीज ऑफ फंड्स, तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर के जो रिलीज ऑफ फंड है 50:40:10 में रिलीज होगी। एनी एस्केलेशन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अबव सैंक्शनड अमाउंट ड्यू एनी रीजन विल बी बोर्न बाय SPV को वो बियर करना पड़ेगा। वेयर अ बैंक फाइनेंस इज इन्वॉल्व, लोन सैंक्शन लेटर ऑफ द बैंक कंसर्न टू रिलीज प्रोपोर्शनेट फंड्स will also be necessary before release of Government of India assistance। The bank loan or any other borrowing by SPV should not be more than 50% of the total SPV contribution in the project। तो है जो बैंक लोन लेंगे तो 50% से ज़्यादा नहीं चाहिए। SPV cannot hypothecate mortgage, land, building, plant, machinery or any other asset of the CFC to the bank loan or any other borrowing। ये इंपॉर्टेंट है कि लोन चाहिए लेकिन थोड़ा चाहिए, 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 50% ले सकते हो, लेकिन लेके करोगे क्या, गवर्नमेंट ही देने वाला 70, 80, 90% अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देने वाले है तो तब तक ब्रिज फाइनेंस यानी हो सकता है ब्रिज फाइनेंस तुमको लगेगा तो 50% का तुम लोन ले सकते हो कि तब तक गवर्नमेंट के ग्रांट आने तक लोन से हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे। लेकिन वो भी 50% से ज़्यादा लोन जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट के 50% से ज़्यादा लोन नहीं चाहिए। और जो है ये लोन भी लेंगे तो उसके लिए जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर की जो एसेट है जिसपे 80-90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी दे रही, वो तुमने बैंक को मॉर्टगेज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है भाई, खुद के घर की प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करो, लेकिन ये SPA जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर की प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करके आप वो लोन लेने की कोशिश मत करो, ये ऐसा ही लोन है। द स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट एजेंसी वुड सबमिट रिक्वेस्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रांट, तो इसमें जो प्रोसीजर दी गई कि रिक्वेस्ट देना भेजना है करके अपने वो आ जाएगा। अभी प्रोजेक्ट कंप्लीशन, SPV हैज़ टू सबमिट थ्रू द सिस्टम विद इन 2 months आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन ऑफ द फॉलोइंग। तो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो क्या करना है, फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑन आउटपुट्स एंड आउटपुट एज इंडिकेटेड इन पैरा 19। फोटोग्राफ यानी पूरा कंप्लीट हो गया तो उसका एक फोटो भेजना पड़ेगा, फोटो 2-4 निकाल भेजना पड़ेगा। एविडेंस ऑफ डिलीवरेबल एज इंडिकेटेड इन DPR, तो DPR में जो डिलीवरेबल्स आपने प्रमोट किए थे, प्रोजेक्ट किए थे भाई ये चीज़ें होगी, तो उसमें क्या क्या डिलीवरी आपने दी है, क्या क्या कॉमन फैसिलिटीज अवेलेबल करा के दी है वो देना पड़ेगा। रिसिट्स एंड पेमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर, उसका रिसिट पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऑडिटेड स्टेटमेंट अकाउंट, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन के साथ ऑडिट रिपोर्ट भी बनाना पड़ेगा। मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, तो इस पे गवर्नमेंट जो है मॉनिटरिंग भी करेगा, इसमें जियो टैगिंग भी करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। फिर इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स है, मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे MSME कॉमन फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेल कराई है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन वो एरिया में कितना हुआ है, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हुई है, डिक्रीज इन वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना हुआ है, इंक्रीज इन सेल्स रेवेन्यू, सेल्स वो एरिया का कितना बढ़ा है, सब मिला के एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कितनी हुई है। गवर्नमेंट का तो एजेंडा है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने का, तो ये कॉम्पिटिटिवनेस लाने की वजह से वहाँ पे कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, इनकम इंक्रीज लोगों का कितना हुआ है, डिक्रीज इन रिजेक्शन, यानी पहले जो है आपके जो भी प्रोडक्ट है उसका रिजेक्शन होता था तो अभी रिजेक्शन कितना कम हुआ है,
डिक्रीज इन रिजेक्शन कितना हुआ है जो नए मशीनरीज लिया है उसकी वजह से। फिर आउटपुट, कमीशनिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिलीज ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ ये चीज़ें हैं। तो इसमें जो है प्रोजेक्ट इवेल्युएशन करना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट इंडिकेटिंग इट्स एक्टिविटी एंड द बेनिफिट एक्रूइंग टू द मेंबर्स। तो ये एक्टिविटी सीएफसी करने के वास्ते मेंबर्स को क्या फायदा हुआ, एविडेंस ऑफ बेनिफिट्स एज इंडिकेटेड इन द डीपीआर। वो डीपीआर में जो बोले गए थे, वो जो एविडेंसेस आपने बोले थे वो आपने किए कि नहीं किए, रिसीट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द डिप्लॉयमेंट एंड ऑडिटेड स्टेटमेंट, ये आपको सब देने पड़ेंगे। तो ये सब देने के बाद ये जो है प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होगा, और इससे जो है इंडियन इंडस्ट्री की जो है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी। अभी इसमें और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो हमको पढ़नी चाहिए कि इसका एक एनेक्चर 1 करके है। तो ये एनेक्चर 1 में ये लिखा गया है कि एडमिसेबल एटम अंडर सेटिंग अप ऑफ कॉमन फैसिलिटी सेंटर। सीएफसी में कौन से एटम है जिसको सब्सिडी मिल सकती है, तो ऐसे कौन से एटम है अपने ध्यान में रहने चाहिए। तो वो कौन से, वो एनेक्चर 1 में दिए गए। एनेक्चर 1 में मैं पढ़ के बताता हूँ आपको कि कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेसिंग सेंटर फॉर बैलेंसिंग, करेक्टिंग, इम्प्रूविंग प्रोडक्शन लाइन दैट कैनॉट बी अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल यूनिट्स। जो इंडिविजुअल यूनिट कर नहीं सकते, ऐसा कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर्स, इसके लिए ग्रांट मिलेगी यानी सब्सिडी मिलेगी। कॉमन रिसाइकलिंग रिसोर्स रिकवरी प्लांट, ठीक है, तो कॉमन रिसाइकल करने वाले यानी वही जो है वो रिसाइकल करके और कुछ बन सकता है क्या नए मशीनरी में डाल के, तो रिसाइकलिंग के लिए भी दे सकती है, रिसाइकलिंग या रिसोर्स रिकवरी ऑफ प्लांट उसके लिए भी दे सकती है। तो बहुत सी चीज़ों में वेस्टेज जा रहा है, तो वेस्टेज सब जगह का वेस्टेज इकट्ठा करके कुछ मशीन में डाल के कुछ होता है, तो उसका रिकवरी के लिए भी ग्रांट मिलेगी। इंडस्ट्री 4.0 एंड इट्स लर्निंग फैसिलिटीज, एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इंडस्ट्री 4.0 क्या है, पूरा डिजिटाइज है पूरा, यानी इंडस्ट्री 4.0 यानी आप कार में बैठे हैं तो घर का जो है एसी चला सकते हो मोबाइल फ़ोन ऑन करके, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री 4.0। यानी यहाँ पे बैठ के वो प्लांट ऑपरेट कर रहे हो। तो इंडस्ट्री 4.0 सबका करने के लिए कुछ आपको मैकेनाइजेशन करना है, तो उसका फैसिलिटीज़ का भी उसमें काउंट हो जाएगा। उसमें मशीनरी जो लगेगी आपको, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंटेशंस लगेंगे वो भी इसमें काउंट हो जाएगा। डिज़ाइन इंक्यूबेशन सेंटर, अगर कोई इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं आप, डिज़ाइन कर रहे हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स, तो उसकी भी क्लॉज कवर हो जाएगी। टेस्टिंग एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन फैसिलिटीज़, तो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हर एक यूनिट अपना अपना टेस्टिंग यूनिट तो नहीं निकाल सकता, तो कॉमन टेस्टिंग यूनिट निकाल सकते हैं। अपग्रेडेशन फैसिलिटीज़, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड डेवलपमेंट, तो उसके लिए भी ग्रांट मिलेगी। पैकेजिंग फैसिलिटीज़, अगर सब एक ही पैकेज बनाते हो, अभी सब जो है ज्वेलर देते हैं एक ऐसा लंबा एक पैकेट रहता है उसमें सब डाल के दे रहे हैं, तो पैकेट बनाने का जो पैकेजिंग यूनिट बनाया आपने, पैकेजिंग फैसिलिटीज़, तो उसके लिए भी ग्रांट मिलेगी। ट्रेनिंग सेंटर्स, या ट्रेनिंग सेंटर कर रहे हो, एक कॉमन हॉल रहेगा उसमें एलसीडी प्रोजेक्टर ये वो सब लगा के आप ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हो स्किल अपग्रेडेशन के लिए, तो उसके भी लिए ग्रांट मिली। R&D सेंटर्स, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ कर रहे हो वो फील्ड में, और कुछ रिसर्च करके कैसे उसमें जो है अच्छा काम किया जा सकता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, तो R&D सेंटर कॉमन हो सकता है सबका मिलके, तो उसके लिए। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, यानी जो इफ्लुएंट्स होते हैं वो ट्रीट करने के लिए एक प्लांट होता है। कॉमन वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजल एंड सस्टेनेबल हैंडलिंग, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन इंडस्ट्रियल एरियाज, बायोगैस, बायो CNG प्रोजेक्ट विल आल्सो बी सपोर्टेड। कॉमन लॉजिस्टिक सेंटर, यानी सबका मिला के गोडाउन किया और वहाँ से सब माल लोड हो रहा है जहाँ वहाँ जा रहा है, तो कॉमन लॉजिस्टिक सेंटर रहेगा, तो लॉजिस्टिक सेंटर भी हो जाएगा। कॉमन रॉ मटेरियल बैंक, यानी रॉ मटेरियल सब एक जगह इकट्ठा करके रखना है, इसके यहाँ थोड़ा 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 करने की बजाय एक रॉ मटेरियल बैंक वहाँ से आप थोड़ा सा जैसा लगता है निकाल के ले जाओ, तो रॉ मटेरियल बैंक उसके लिए भी जो है बनाएंगे बिल्डिंग, तो उसके लिए भी ग्रांट मिलेगा। प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़, प्लग एंड प्ले क्या होता है, यानी आप जस्ट जैसे कि स्विचेस रहते हैं वहाँ पे आप लैपटॉप का प्लग लगाओ और कंप्यूटर पे बात ये करना चालू करो, आपका सर्फिंग चला, तो ये प्लग एंड प्ले होते हैं। जैसे फैसिलिटी लगा के रखी है एक हॉल में, जैसे वहाँ पे मशीनरी का अपना लगाओ और वहाँ पे चालू कर दो मशीनरी अपनी, तो प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज ऐसी कुछ है, तो उसके लिए भी मिलेगा। कॉमन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, सोलर, विंड, बायो एनर्जी मैनेजमेंट,
यानी सबके मिला के अगर आपने बड़ा हॉल बनवाया है तो उसके ऊपर रूफ टॉप बनाए पूरे और सोलर पैनल लगा दिए, तो उसके लिए भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिलेगा। मैंने सोलर एनर्जी कर रहे हो और यूनिट्स को दे रहे हो तो थोड़ा सा सस्ती में बिजली उनको उपलब्ध करा रहे हो, तो ये भी हो सकता है। सेफ्टी एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इक्विपमेंट, तो डिजास्टर के लिए रिस्क रिडक्शन इक्विपमेंट हो गए, फायर एम्बिगेटर, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, तो वो लगाया आपने एक जगह पे, तो किसको कुछ फायर हो गया तो वहाँ से फटक से ले लिए और दे दिए, तो ऐसी चीज़ें की दी। फैसिलिटीज रिलेटिंग टू लिंकेज, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज फॉर वैल्यू एडिशन इन बायो प्रोडक्ट वेस्ट और क्लस्टर, फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज करने के लिए जो मशीनरीज लगती है वो ली। एनी कॉमन फैसिलिटीज विच विल इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्लस्टर यूनिट्स, तो कोई भी चीज़ जो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएगी उसका। Export promotion facilities for FPO such as the processing, storage, cold chain, पैक हाउस, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग, तो एक उसमें पैक हाउस, कोल्ड चेन, स्टोरेज लगाते हो तो वहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग लगाते हो। अच्छा, बाकी कोल्ड स्टोरेज में 40-50% की सब्सिडी होती है, यहाँ पे तो यार 80-90% मिल रही, तो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बनाओ ना सबका। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोल्ड स्टोरेज के लिए अगर दे सकते हैं तो पैक हाउस, टेस्टिंग एंड पैकिंग हाउस को भी सब्सिडी है, तो सबका मिलके एक ही पैकिंग हाउस बनाओ, एक ही जगह से पैक हो जाएगा माल पूरा। तो कॉमन फैसिलिटीज फॉर सर्विस सेक्टर सच एज ऑटोमोबाइल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, कॉमन फैसिलिटीज फॉर सर्विस सेक्टर्स सच एज ऑटोमोबाइल, tourism, hospitality, health and medical, farm, dry cleaners, testing laboratories, repair and maintenance, or any sector prioritized by government of India, state government। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे कॉमन जो फैसिलिटीज लगा रहे हैं फॉर सर्विस, जो सर्विस सेक्टर सच एज ऑटोमोबाइल, यानी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है तो सबको मिला के एक सर्विस सेंटर बना दिया। टूरिज्म में अलग अलग टूरिज्म इंडस्ट्री चलाते हैं तो उनका एक जगह बना दिया। हॉस्पिटैलिटी, तो हॉस्पिटैलिटी यानी जो टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी यानी होटल्स वगैरह होते तो उनका एक कॉमन जो है सेंटर बना दिया कॉमन फैसिलिटीज का। हेल्थ एंड मेडिकल, हेल्थ एंड मेडिकल भी इक्विपमेंट है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स होते हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उनकी एक कॉमन फैसिलिटी, जैसे ऑक्सीजन बनाने के लिए एक हॉस्पिटल तो अपनी जिम्मेदारी पे ऑक्सीजन नहीं बना सकता है, तो फिर एक 10 हॉस्पिटल का कंसोर्शियम मिला के अगर ऑक्सीजन बनाने का प्लांट अगर डाल दिया आपने, तो अभी तो कोविड में इसका बहुत दिक्कत था, और ऐसी कॉमन फैसिलिटी हॉस्पिटल्स ने बनानी चाहिए। अब वो बना के लॉस तो खुद बियर नहीं करेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करके इतना बड़ा ऑक्सीजन बना के डेली तो कंज्यूम नहीं होगा। फिर 10 हॉस्पिटल आके इकट्ठा, 20 हॉस्पिटल इकट्ठा आके अगर हॉस्पिटल ऑक्सीजन का ही प्लांट बनाते तो उसके लिए 80-90% ये सब्सिडी है। तो ये एनेक्सर 1 में जो दिया है, CFC फॉर ग्रीन फील्ड क्लस्टर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई का होलिस्टिक विकास हो, यानी इंटीग्रेटेड विकास हो, उसका एक एकत्रित एकात्मिक विकास हो, उसके लिए जो भी लगता है वो सब चीज़ें ये एनेक्सर 1 में दी गई है। और ये एनेक्सर 1 में जो दिए गए हैं इसमें अगर कवर होता है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो CFC में, तो वो एटम पे सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी का परसेंटेज 80-90% है, सबसे ज़्यादा है, कॉमन क्लस्टर है, ये प्राइवेट MIDC जैसा ये कंसेप्ट है। और आपने अगर इसको अगर अच्छे स्पिरिट में लिया, अगर आप जो भी बिजनेसमैन है, जैसे कि ज्वेलर्स है, जैसे कि हॉस्पिटल चलाने वाले डॉक्टर्स है, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चलाने वाले कुछ लोग हैं, तो इनके लिए जो कॉमन बड़ी बड़ी मशीनरी जो इंडिविजुअली नहीं ले सकते, वो एक कावन जगह लेके एक सेक्शन 8 कंपनी में, तो अपना समाज थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अगर काम करेगा तो उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। ये इतना मैसेज है। 80-90% सब्सिडी है, सबसे ज़्यादा सब्सिडी, इसलिए इस स्कीम का होता है उतना बेनिफिट उठाइए। अब गवर्नमेंट भी CFC या MIDC बनाना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिसर कैसे बिहेव करते हैं आप सबको पता है, तो इसके लिए जो है उन्होंने दिया है कि आपकी एसोसिएशन और आप बनाओ और हम उसको फंडिंग करेंगे 80-90%, बाकी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बियर करेंगे 80-90%, 10% आप बियर करिए, और उसके बाद जो रिकरिंग है आप चलाइए उसको ढंग से, थोड़ा सा मिनिमम मुनाफा लेके या छोटा सा नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से सेक्शन 8 कंपनी के रेंट लेके ट्रेनिंग कराओ, उसका सबका ट्रेनिंग कराओ, सबका कॉमन फैसिलिटी दो, ऐसा ये टोटल कंसेप्ट है। तो ये आपने बहुत ही ढंग से बहुत ही पेशेंटली सुन लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आनंद बारपुते। इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारे फ़ोन नंबर 9028193000 पे आप फ़ोन कर सकते हो या लॉगिन हो सकते हो barpute.com पे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।